हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग अपनी सीरीज को पढ़ रहे हैं जिसमें डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करा रहा हूं और आज के उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने वाले हैं 2018 का पेपर। ठीक है, और इस पेपर को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जहां पे मैंने इसका पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। आज कल दोपहर तक के बाद लगभग 2 बजे तक आपको सॉल्व्ड पीडीएफ मिल जाएगा। मतलब एक एक क्वेश्चन का सॉल्व्ड, कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को, उसको मैंने सॉल्व करके आपको पीडीएफ में बना के कल दोपहर 2 बजे तक मैं आपको भेज दूंगा। इसलिए आप जाके फटाफट पहले टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। और आज का जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन दिया गया है -24/45 के समतुल्य संख्या। देखो, समतुल्य का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से, कि समतुल्य का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं माइनस हटा दूं तो इसका मतलब ये हो गया 24/45 का कि 45 चीजों में से 24 चीजें किसी को दे दी गई हैं। समझ में आ रही बात? इसी तरह से अब इसके समतुल्य संख्या का मतलब सीधा सा ये समझो कि इस संख्या में इन दोनों अंश या हर में अगर हम किसी से भाग देंगे तो वो सेम संख्या होनी चाहिए, या अगर हम किसी से गुणा करा रहे हैं तो भी इनके जो जो उत्तर आएगा वो ऑलरेडी समतुल्य संख्या में माना जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो -24/45 की समतुल्य संख्या। ठीक है, कि समतुल्य संख्या। तो इसमें क्या करो, आप ऑप्शन के थ्रू चलोगे बिकॉज ऑप्शन में आप देख रहे हो कि इससे सारी संख्याएं छोटी हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई कराना नहीं है, डिवाइड करना है। अब चूंकि जहां पे प्लस हैं वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, ये दो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ये दोनों। अब इन दोनों में हमें चेक करना है, अगर हम 3 से भाग देते हैं 24 में तो हमें क्या मिलेगा -8, और अगर 3 से हम 45 में भाग देते हैं तो क्या मिलेगा 15। इसका मतलब जो समतुल्य संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी, -8/15। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके आने शुरू हो जाएंगे और आपके एग्जाम में पक्का ये सब क्वेश्चंस इस तरह से आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है x/4 + 10। तो x/4 + 10 = -4 आप +10 को इधर भेज दो तो किसमें हो जाएगा, -10 में। देन ये हो जाएगा x/4 = -4 एंड -10, टोटल हो जाएगा -14। और ये क्या हो गया x/4। देन 4 से यहां मल्टीप्लाई करा दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -14 × 4। ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाएगा, -56। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो बहुत आसान सा सवाल है। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग। और भुजा कितनी है, 1.6। तो इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करोगे 16 का स्क्वायर होता है 256। अब चूंकि स्क्वायर हमने किया है इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2.56 वर्ग मीटर। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, 2.56 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, चार ही जगह से आपके सवाल आते हैं, 1, 2 और 3, 4 से। एक न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है, याद रखना, न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मतलब एक कुछ भी नहीं है, ना भाज्य है ना ही अभाज्य। दो जो है वो सबसे छोटी, ध्यान से सुनना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, इसलिए ये टोटल मिलके क्या हो जाएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। क्लियर, हमारा ऑप्शन तो यहां आंसर तो 2 ही होगा, बट 3 के बारे में भी देख लेते हैं। 3 जो है वो सबसे छोटी, जैसा कि ये सम थी तो ये कौन सी से हो जाएगी, विषम अभाज्य संख्या। अब 4 क्या है, 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सम तो है ही लेकिन ये कैसी है, भाज्य है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो 2 अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें से एक सम है और एक क्या है, विषम है। और 4 के बाद जो हमारा 9 आता है, 9 जो होता है ना,
ये होता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। विषम भाज्य संख्या मैं आप डिटेल बता देता हूं, भाज्य और अभाज्य क्या होता है। तो भाज्य वो होते हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। ध्यान से समझना, गुणनखंडों की संख्या, जैसे 4 के फैक्टर करोगे तो लिख सकते हो 1, 2 और 4। तो देखो कितने गुणनखंड हो गए, 3। इस तरह से गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल और केवल 2 हो, कितनी हो, 2 हो। जैसे 2 का फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, 2 का फैक्टर करोगे तो 1 और 2 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 है। 3 का फैक्टर करोगे 1 और 3 मिलेगा। इसी तरह से 5 का करोगे 1 और 5 मिलेगा। तो जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल और केवल 2 हो वो अभाज्य होते हैं। अब एक का फैक्टर एक ही मिलता है, लिखने के लिए तो आप कई बार एक लिख सकते हो, लेकिन उसका फैक्टर एक होता है। तो मैंने क्या इसलिए बोला ना, न ही ये भाज्य है, क्योंकि भाज्य होने के लिए कितने गुणनखंड, कम से कम 3, और अभाज्य होने के लिए कितने गुणनखंड, कम से कम 2। तो ना इसके पास 2 गुणनखंड है ना 3 गुणनखंड है, इसलिए न ही ये भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। इतना याद रखोगे, कभी भी भाज्य और अभाज्य का कोई डिटेल आपसे मिस नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार आप लोग देखे होंगे, जब भी देखे होंगे आपको हर क्वेश्चन पेपर में ये मिल रहा है। इसका मतलब हमारा क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। अब क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 45। देन यहाँ पे हो जाएगा हाफ, बेस कितना दिया गया है, 15। देन यहाँ पे हो जाएगा ऊंचाई। अब थोड़ा जल्दी काटना भी सीख लो। 15 से इसको काट सकते हो, क्योंकि 15 यहाँ ऊपर में है और 45 भी ऊपर में है। ठीक है, तो 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 45, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, 6 सेंटीमीटर हाइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है a+1/a बराबर क्या, अगर a² + 1/a² की वैल्यू 2 है। ध्यान से समझना, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, 2 फॉर्मूले बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। नंबर फर्स्ट एक ये है कि अगर आपको x² + 1/x² की वैल्यू पता करनी है तो आपके लिए फार्मूला है x + 1/x का होल स्क्वायर -2। और अगर आपको, देखो ध्यान से समझना, अगर यहां पे प्लस है तो ये माइनस लगा है, ठीक है। और अगर आपको फिर x² + 1/x² की वैल्यू पता करनी है तो आप, अगर माइनस वाला आपको दिया गया है, यानी इस तरह से दिया गया है, तो यहां पे हम प्लस लगा लेंगे और यहां पे स्क्वायर। बिल्कुल सेम फार्मूले हैं दोनों फार्मूले। अब जरा कोरिलेट करो, तो ये a की जगह ये जो a² है ये x की जगह हो जाएगा, और ये 1/a² किसकी जगह हो जाएगा, 1/x² की जगह हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इस उसी फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/a² इज इक्वल्स टू a + 1/a का होल स्क्वायर -2। जब यहां प्लस है तो यहां माइनस लगाएंगे। क्लियर। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 2 बराबर, इसकी हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ये होगा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया, -2, इसको इधर भेज देते हैं, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। एंड ये किसके बराबर है, a + 1/a का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर a + 1/a का होल स्क्वायर। देन ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2a + 1/a। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो मैं अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं कि गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम में अंतर क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में कुछ करना नहीं होता है, बस संख्याओं को पलट देना होता है। यानी 9 नीचे है तो 9 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, -9/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा गया है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, एक पुस्तक का मूल्य बताइए। ध्यान से समझिएगा, 5 पुस्तकों का जो मूल्य है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। तो हम मान लेते हैं एक पुस्तक का मूल्य, बहुत ध्यान से समझिएगा, बराबर x रुपए। ठीक है। अब हुआ क्या कि 5 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5 पुस्तक का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बहुत सीधी भाषा में।
और 7 पुस्तक का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो 7 पुस्तक का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 7x रुपए। अब आप बताओ 7 पुस्तक वाला ज्यादा होगा कि 5 पुस्तक वाला, बहुत सीधा सा आंसर है, बताओ जल्दी से, तो ज्यादा कौन सा होगा, 7 वाला। अब अगर हम 7 वाले में से यही 72 घटा दें तो ये 5 पुस्तक के मूल्य के बराबर हो जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 7 पुस्तक, भाई 7 किताबें हैं तो ज्यादा होगा दाम उसका, तो ज्यादा वाले में से अगर वही 72 आप कम कर दो तो हो जाएगा किसके बराबर, 5x के बराबर। अब 5x वालों को एक तरफ ले लो, यानी 7x माइनस 5x बराबर कितने के, 72 के। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x बराबर 72 के। तो आप बताओ यहां से कितना मिलेगा, x बराबर हो जाएगा 72/2 और बराबर कितना हो जाएगा, 36 रुपए एक पुस्तक का मूल्य हो जाएगा, क्योंकि यही x हमने किसको माना है, x रुपए एक पुस्तक का मूल्य हमने माना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 36 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे होता है। अगर आपसे कहे 3 क्रमागत संख्याएं तो आपको बहुत आसानी से एक यक्स लेनी है, दूसरी हो जाएगी x+1 और तीसरी हो जाएगी x+2। क्यों मैंने ये करा, जैसे आप 1, 2 और 3 लिखते हो तो एक को हम 1 लिख लिए यानी यक्स लिख लिए, 2 को हम कैसे लिखे हैं, 1+1 लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे लिखना है आपको, यही सबसे पहले रहेगा। तो अगर 3 में से भी आप 1 निकाल ले रहे हो तो क्या बच रहा है, 2। तो इसी तरह से आप देखो, इस 1 की जगह हमने मान लिया यक्स, तो इसमें क्या बन जाएगा, x+1 और इसमें क्या बन जाएगा, x+2। क्लियर हुआ, इसलिए ये 3 संख्याएं हमने लिया है, यक्स और x+1 x+2, और कहा है तीनों का योग क्या है, 87 है। तो x+1 एंड फिर प्लस x+2 और तीनों मिलके कितने के बराबर हैं, 87 के बराबर हैं। तो हम जब इनको लिखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, x प्लस, इनको हम खोल देते हैं तो हो जाएगा x+1, फिर ये हो जाएगा x+2, ये वाला यहां पे आ गया, बराबर कितने के, 87 के। अच्छा, अब देखो ये कितने x हो गए, 1, 2 और 3 x हो गए, और प्लस 1 और 2 कितना हो गया, 3, बराबर कितने के, 87 के। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x बराबर 87 में से 3 जाएगा क्योंकि प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 84। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84 डिवाइडेड बाई 3। अब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, बचेगा 2, 24 और 3 बट्ठे 24। तो आंसर कितना आ गया, ये आंसर नहीं आया, देखो आंसर पूछा क्या है आपसे, द्वितीय क्रमागत, यानी इसका मान पूछा है ना, तो यक्स का मान 28 आया है, तो हम लिख सकते हैं जो क्रमागत संख्याएं होंगी वो हो जाएंगी 28, दूसरी हो जाएगी 29 और तीसरी हो जाएगी 30। तो दिस इज आवर आंसर, बिकॉज हमसे क्या पूछा है, द्वितीय क्रमागत संख्याएं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप बताइए। तो बना लो पहले आयत, तो ये हमारा हो गया आयत, ठीक है, एक आयत हो गया ABC एंड इसकी लंबाई कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। परिमाप का कॉन्सेप्ट समझो, परिमाप का कोई फॉर्मूला ना रटो आप लोग, परिमाप का कॉन्सेप्ट समझो। परिमाप मतलब होता है, इस पॉइंट से आप चल रहे हो, घूम के पहले इस पॉइंट से चले, बी पे गए, बी के बाद सी पे, सी के बाद डी पे, और फिर घूम के यहीं पे आना है। तो जब ए से हम बी तक चले तो कितनी दूरी तय की है, तो 10 सेंटीमीटर की। बी से सी तक चले हैं तो कितनी, 6 सेंटीमीटर की। सी से डी तक चले हैं तो कितनी, 10 सेंटीमीटर की। और डी से ए तक चले हैं तो कितनी, 6 सेंटीमीटर की। यही परिमाप होता है। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20, और 6 और 6 12, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बर्तन में 72,000 घन सेंटीमीटर पानी रखा है, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 1 मीटर में अगर किसी बर्तन का आयतन 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब है, तो उसके अंदर 1 लीटर पानी आता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब है तो कितना पानी आएगा, 1 लीटर पानी आएगा। मतलब एक बर्तन है जिसकी लंबाई 1 मीटर की, चौड़ाई 1 मीटर की, सॉरी 1000 लीटर पानी आता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जस्ट 1 मिनट। हाँ देखिए, मैं क्या बताया कि अगर कोई बर्तन है और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कितनी है, 1 मीटर की है। अब जैसे इमेजिन करो, कहीं कहीं ट्यूबवेल लगा होता है, ट्यूबवेल देखे हो सब लोग, ठीक है, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अगर वो तीनों चीजें 1-1 मीटर की हों, कपड़ा खरीदने जाते हो मीटर भी देखे होगे, तो उस ट्यूबवेल के अंदर जो पानी आएगा, ठीक है,
वो पानी जो आएगा वो आएगा 1000 लीटर। ठीक है, अब चूंकि यहां पे क्या कहा गया है कि सेंटीमीटर में ये दिया गया है, तो इस मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझिएगा, 100 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर कितने के? 1000 लीटर के। ठीक है, अब हम क्यूब करेंगे तो 2 जीरो है, तो कितने जीरो बन जाएंगे हमारे पास? 6 जीरो। तो 2 2 4 और 2 6 जीरो। ठीक है, और ये कितने के बराबर है? 1000 लीटर के। और ये जो 6 जीरो आया है ये किस में आया? ये आया सेंटीमीटर क्यूब में, और यहां भी घन सेंटीमीटर दिया है। तो अब यहां पे 1 2 3 जीरो आप जब कैंसिल कर दोगे तो आपको क्या मिला? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर किसी बर्तन का आयतन है तो उसमें 1 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है? 1 लीटर पानी आता है। और यहां पे कितना पानी, कितना 1000 सेंटीमीटर का आयतन है इसका? तो हम लिखेंगे आयतन जो है वो बर्तन का वो कितना है? आयतन जो है बर्तन का वो है 72,000 घन सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। चूंकि 1000 घन सेंटीमीटर में 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी आता है, तो 72,000 में कितने लीटर पानी आएगा? तो पानी जो आएगा वो आएगा 72 लीटर। सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर की है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर की है, यानी उसकी लंबाई भी 30 होगी, चौड़ाई भी 30 होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो क्या है? एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है, और वर्ग की लंबाई चौड़ाई सब क्या होती है? बराबर होती है। अब इसके चारों तरफ 1 मीटर का रास्ता है। कितने मीटर का रास्ता है? 1 मीटर का रास्ता है। तो देखो, जब ऐसे दे देना चारों तरफ 1 मीटर का रास्ता है, तो रास्ता जो हो गया वो कितने का हो गया? 1 मीटर का। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। अगर रास्ता बाहर की ओर से है, अगर रास्ता क्या है? बाहर की ओर से है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल हो जाता है 2W। ध्यान से समझिए, W जो है वो रास्ते की चौड़ाई है। 2W प्लस बी प्लस 2W, यहां भी 2W। अगर रास्ता अंदर की ओर से होता तो यहां पे जो प्लस है इसको माइनस कर देते। अब देखो आपको मान क्या क्या मिला है वो पुट कर दो। तो 2 टाइम्स W की वैल्यू कितनी हो गई? 1। यल की वैल्यू कितनी हो गई? 30। बी की वैल्यू भी कितनी होगी? 30। एंड 2 इंटू 1। क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा 2 एंड 30 और 30 कितना हो गया? 60 प्लस 2। 60 और 2 कितना? 62, और 62 दुना 124 वर्ग मीटर आपका रास्ता हो गया। ध्यान से समझिएगा, आपको लिखा गया है कि पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च कितना आता है। ठीक है, तो पार्क में घास लगवानी है ना। ठीक है, रास्ता कहां है? पार्क के चारों तरफ, यानी बाहर की तरफ है। अब देखो ये कंफर्म नहीं कर रहा है रास्ता कहां है, बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ होता तो यहां पे हमें माइनस करना होता। सो आई थिंक ये अंदर की तरफ ही डिटेल बता रहा है, क्योंकि हमें घास लगवानी है तो घास तो हम अंदर लगाएंगे ना। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर से लगा देते हैं। अगर अंदर की तरफ रास्ता है तो भी कोई समस्या नहीं है हमें, हम लोग तो एक्सपर्ट हैं क्वेश्चन को लगाने में। खैर, तो अगर रास्ता अंदर की तरफ है, जैसे मान लो एक वर्ग है, ठीक है, और इसमें रास्ता अंदर की तरफ हो जाएगा तो कुछ इस तरह से रास्ता हमारा हो जाएगा। और जब इस तरह से रास्ता हो जाएगा तो ये वाला जो मैं डॉटेड कर रहा हूं इसके अंदर जो भाग बच रहा है ये वाला, इसी में घास लगेगी। तो ये भाग कितना आएगा? यहां भी लंबाई कितनी है पार्क की? 30 है। चौड़ाई कितनी है पार्क की? 30 है। और रास्ता कितना है? 1 मीटर का है। फार्मूला वही लगेगा, बस वहां माइनस कर देना है। तो अब अगर अंदर की तरफ रास्ता हो गया, ठीक है, तो हम रास्ते का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये जो भाग है ये हमें तभी मिलेगा जब हम पूरे में से इस रास्ते के क्षेत्रफल को क्या कर दें? माइनस कर दें। पूरे में से किसको माइनस कर दें? इस रास्ता, ये जो रास्ता आपका बना है इसको हम क्या कर दें? माइनस कर दें। अगर पूरे में से आप इस रास्ते को हटा दोगे तो यही वाला तो पार्ट बचेगा, और इसी पे हमें घास लगानी है। तो अंदर का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है 2W, देन यहाँ पे L प्लस बी माइनस 2W। ठीक है, अब यहां पे पुट कर दो। तो 2W की वैल्यू 1 है तो यहां पे आ जाएगा 2, और 30 कितना हो गया? 60 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 58, और 58 दुना कितना हो जाएगा? 58 दुना हो जाएगा आपका 116। 50 दुना 100, 8 दुना 16। तो यहाँ पे 2 गुणे जो 58 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 116 वर्ग मीटर, ये रास्ते का क्षेत्रफल हुआ। अब जिस मैदान का क्षेत्रफल जो आएगा जिसपे घास लगानी है वो कितना आएगा, तो मैदान का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंदर रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 30 गुणे 30 यानी कि ये हो जाएगा 900। 900 में से आपको कितना घटा देना है, 116। तो 900 में से 100 घटाओगे 800। 800 में से 16 घटाना है, तो अगर 20 में से 16 घटाओगे तो बचेगा 4 और 80 उधर। तो 800 में से 16 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 774। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे 0 में से 6 घटाओगे 4, फिर यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 1 जाएगा 8, फिर यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा 8। क्लियर, तो 884 आ जाएगा हमारे पास आंसर में। तो ये हमारा पूरा का पूरा आ जाए मैदान का जिसमें घास लगानी है। अब खर्च कितना आएगा, तो खर्च जो आएगा वो आएगा 884 गुणे 2। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना बचा 1, फिर 8 दूना 16 और 1 17। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 12, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सब फार्मूले आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस, वैल्यू पुट कर दो तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है 2, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई है 2, सॉरी, a प्लस बी की वैल्यू 12 और इसकी वैल्यू 2, तो आंसर हो जाएगा 24। कितना आसान सा सवाल था, 2 नंबर लेके जाओ। अगला दिया गया है, एक न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं जो हैं वो 3x प्लस 2 है। तो आप लिखो ग्राम सभा कितनी है, ग्राम सभाओं की संख्या, ग्राम सभाओं की संख्या आपके सामने कितनी दी गई है 3x प्लस 2। अच्छा, एक चीज समझो कि जब भी ऐसे सवाल आपको ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है कि इनकी जगह पे अंक मान लो। जैसे मान लो आपके ग्राम सभाओं में या जहां आप रहते हो वहां पे जो ग्राम सभाएं हैं उनकी संख्या आप मान लो 20 है। क्या मान लिया आपने, 20 है। ये चीज मैं मानने के लिए कह रहा हूं। अब लिखा गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं। ठीक है, तो संख्या 20 है और हर ग्राम सभा में अगर 10 मतदाता है तो कुल कितने मतदाता, सोचो ग्राम सभाओं की संख्या 20 है और एक ग्राम सभा में 10 मतदाता, तो कुल कितने मतदाता, 20 दहा में कितना हो गया 100। क्या कर रहे हो, गुड़ा। तो यहां भी हम इन दोनों वैल्यू का क्या करा देंगे, गुड़ा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या, प्रत्येक ग्राम सभाओं में मतदाता, मतदाता यानी जो वोट देते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, और हमें पता चला कि हमने क्या कराना है, इनमें गुणा कराना है। तो हम लिखेंगे कुल मतदाता, तो कुल मतदाता, तो कुल मतदाता के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। देखो गुणा मत कराओ आगे, क्योंकि आपको सवाल में लिखा है यक्स का मान अगर 2 हो तब मतदाताओं की संख्या बताइए। तो जहां जहां यक्स है वहां वहां 2 रख दो। तो 3 गुणे 2, यक्स की जगह 2 रख लिया हमने और ये 2 पहले से था। इसका 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और ये 6 पहले से था। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 2 8, 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 4 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। इसका गुणा करा दो तो 8 6 कितना हो जाएगा 48, बचेगा 4, 8 एकम 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो आपका आंसर कितना हो गया, कुल मतदाता कितने हो गए। और यहाँ पे हमने किया क्या, यक्स बराबर 2 रखने पर, रखने पर। ठीक है, तो कुल कितने मतदाता हो गए 128। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे दिया गया है a इंटू बी इज इक्वल्स टू 5, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुत ही अच्छा और अच्छा सवाल दिया गया है, देखते हैं कैसे लगेगा। तो आई होप यहां पे प्लस होना चाहिए था। ठीक है, तो ये प्लस में है,
चलो ठीक है। अब हमें दिया क्या गया है, ए बी इज इक्वल्स टू 5 एंड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करो, इसका क्यूब कर दो। सबसे पहला काम इसका क्यूब कर दो। तो जब इसका क्यूब करोगे तो आपके पास मिलेगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर 4 का होल क्यूब। और a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहां पे हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर यहां पे क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। इसी की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे ही रहने दो, इन सबको देखते हैं कैसे होगा। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे ही रहने दो, प्लस 3ab की वैल्यू कितनी दी गई है 5 और a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है 4। देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है 4 बराबर कितने के 64 के। तो ये हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 3 पचे 15, 15 चौको कितना हो जाएगा 60। यानी यहां से हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब और ये जो 60 यहां बना है, ठीक है, इसको हम इधर भेज देंगे 64 के इधर, तो कितने में हो जाएगा माइनस में। तो ये आंसर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 4। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि लकड़ी के टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा तो ऊंचाई बताइए। तो लंबाई कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम दिया गया है कितना है, वॉल्यूम दिया गया है तो कितना है ये 264 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे अच्छी बात है कि तीनों चीजें सेंटीमीटर में है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया गया है 264, लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 6, ऊंचाई हमें पता करनी है, दोनों डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो 264 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6 इज इक्वल्स टू एच के। डिवाइड कर दो, 8 से काटोगे कितनी बार में जाएगा 8 तिया 24, 2 बचेगा, फिर 8 तिया 24, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 33/6, ठीक है, 8 तिया 24 और फिर 8 तिया 24, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। और भी काटोगे तो 3 से काटोगे 11/2 आएगा, तो इस तरह से 5.5 लगभग आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। तो यच बराबर अगर 33/6 मिला है तो इसको 3 से काट लो तो 11, फिर 3 से काट लोगे तो 2 और इसका आंसर हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ये भी आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। एक खंभे को इतने सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखो, अगर कोई रेलगाड़ी है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई रेलगाड़ी है और वो किसी खंभे को पार कर रही है, ठीक है, तो अगर किसी खंभे को पार कर रही है तो रेलगाड़ी, मान लो इतनी बड़ी रेलगाड़ी है, ये आपकी क्या है रेलगाड़ी है, ठीक है, बड़ी सी, और इस तरह से उसमें सब कुछ लगा हुआ है और उसको पार कर रही है वो, ठीक है। ये पार कब करेगी इस खंबे को, जब ये रेलगाड़ी जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे रेलगाड़ी है, ये क्या करे कि पार तब करेगी भाई, यहां से स्टार्ट करेगी पार करना, पार तब करेगी, और ये रेलगाड़ी की भी कुछ लंबाई है, मान लो x मीटर हमने ले लिया, ये तब पार करेगी जब ये पिछला वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाए। तो पिछला वाला हिस्सा यहाँ पे आने के लिए, ध्यान से समझना, पिछला वाला हिस्सा यहाँ पे आने के लिए, और पार भी तब करेगी जब यहां से स्टार्ट करे। अब ये रेलगाड़ी जब यहाँ पहुंचेगी तो इधर चलेगी, पार तब करेगी जब ये डॉट डॉट करके पिछला वाला हिस्सा इसका यहां पे आ जाए। तो देखो, पिछले वाले हिस्से को ट्रेवल करने में कितनी दूरी चली है, अपने लंबाई के बराबर, ठीक है। तो खंभे की केस में कितनी दूरी चली है, अपनी लंबाई के बराबर। तो दूरी कितनी हुई, केस खंभे के केस में दूरी कितनी हुई, अपनी लंबाई के बराबर। लेकिन प्लेटफॉर्म में क्या होगा, ध्यान समझिएगा, दूसरा केस, ये आपका प्लेटफॉर्म है, मान लो एक प्लेटफॉर्म है, कुर्सियां उर्सियां लगी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब होता क्या है कि रेलगाड़ी फिर इससे भी पार करना चाहती है, और इससे तब पार कर पाएगी जब वो क्या करेगी, प्लेटफॉर्म को तो पार करे करे, मान लो ये x मीटर का है और प्लेटफॉर्म आपका दिया गया है 120 मीटर का, पार कब करेगी, जब इसका ये वाला हिस्सा यहां पहुंच जाए। तो यहां पहुंचने में कितनी दूरी चलेगी, तो ये वाले हिस्से को कितनी दूरी चलना पड़ेगा, ये जो x है ये तो चलेगा ये हिस्सा,
फिर 120 चलेगा, तो कुल दूरी यहाँ पे वो चलेगा 120 प्लस यक्स। ध्यान से समझना, दूरी का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और खंभे को पार करने के केस में दूरी जो चलेगा वो कितनी चलेगा, वो चलेगी यक्स मीटर की। ठीक है, अब इन दोनों केस में आपको समय दिया गया है, तो हम लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट, तो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब गाड़ी पार कर रही है तो दूरी कितनी मिली है, फटाफट बताओ। तो यहां देखो कितनी दूरी मिली है, 120 प्लस यक्स, जहां यक्स क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। अच्छा, समय कितना लग रहा है, तो समय आपको पता चल गया कि 12 सेकंड लग रहा है। कितने सेकंड लग रहा है, 12 सेकंड। तो चाल कितनी हो जाएगी यहां से, तो चाल बराबर हो जाएगा 120 प्लस यक्स बटे 12। अभी इतना ही रहने दो, ठीक है। पार करती है, तथा एक खंभे को कितने देर में पार करती है, तो केस नंबर सेकंड देखो। केस नंबर सेकंड में जो हमारी दूरी है वो कितनी है, वो हो जाएगी यक्स मीटर की। और जो समय हमारा लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 सही 2/5 का मतलब हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 12/5। तो यहां से जो चाल आएगी, चाल जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी यक्स बटे 12/5, और ये 5 ऊपर जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 यक्स बटे 12। ये जो दोनों चाल आ रही है भैया, रेलगाड़ी की चाल थोड़े ना बदल जाएगी, वो तो चल रही है, रास्ते में खंभा पड़ गया, रास्ते में प्लेटफॉर्म पड़ गया, सबको पार कर रही है। तो चाल जो होगी वो दोनों कंडीशन में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि चाल सदैव बराबर होगी, चाल क्या होगी, सदैव समान होगी, सदैव समान होगी। इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम करेंगे 120 प्लस यक्स बटे 12 बराबर कितने के, 5 यक्स बटे 12। ये 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यक्स को इधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 यक्स। देन फाइनली हमें कितना मिला, 120 बराबर 4 यक्स के। तो 4 से काटोगे कितना आ जाएगा, 30। किस में आएगा ये, क्योंकि सब मीटर और सेकंड में दिया गया है, इसलिए आंसर हमारा किस में आएगा, मीटर पर सेकंड। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा एक आंसर हुआ। बट सवाल में कहा है किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए, तो जब हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो हम 30 मीटर को सेकंड को किस में बदल रहे हैं, किलोमीटर में बदल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल रहे हैं। तो इस समय हमें क्या करना होता है, जब आप छोटे से बड़े में जा रहे हो तो एक वैल्यू होती है 5/18 और 18/5। ध्यान से समझना, तो जब आप छोटे से बड़े में बदल रहे हो, देखो मीटर से किलोमीटर में बदल रहे हो, तो बड़ी वाली वैल्यू हम ऊपर रखते हैं। तो हमारा हो जाएगा 30 गुणे 18/5। 5 से काटोगे 6 बार में, 5 छक 30 और 18 छका कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, दिया गया है नीचे दिए गए बारंबारता को आयत चित्र पर प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं फटाफट। आयत चित्र पे आपको प्रदर्शित करना है, बारंबारता दी गई है, ठीक है। तो बनाते समय हमें क्या करना होता है, एक ग्राफ बनाना होता है, ठीक है, जिसमें एक तरफ हम माप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हम माप लिखेंगे, जिसको हम इधर से इधर लिखेंगे, ठीक है, और बारंबारता हम इधर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम बना सकते हैं यहाँ पे 0, फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50 एंड कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे हम बारंबारता लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे आगे हम करते जाएंगे। 2 मैं बना देता हूं। अब चूंकि बारंबारता आपकी कहां से है, 0 से 10 तक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से आयत चित्र बना लेंगे। अगली कहां से है, 10 से 12 तक, 10 से 20 वाली जो बारंबारता है वो कहां तक गई है, 8 तक गई है। तो ऐसे घुमा के हमारा ये आयत चित्र बन रहा है, ठीक है। अब चूंकि फिर 20 से 30 तक है, तो 20 से स्टार्ट करेंगे 30 तक जाएंगे, लेकिन उसकी बारंबारता कितनी है, 15 है, तो काफी ज्यादा है, तो और ऊपर जाएंगे, लेकिन हम 50 से 60 वाला आपको बता देते हैं। इसी तरह से ऐसे बनाते हुए हम ऊपर चले जाएंगे, खूब ऊपर तक, जहां तक 15 वाला मिलेगा वहां तक हम जाएंगे और ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अगला देखो कि आपको 20 से 30 15 हो गया, फिर 30 से 40 वाला और भी ऊपर जाना है, तो और भी ऊपर जाके हम बनाएंगे 30 से 40। अगला क्या दिया गया है, 40 से 50 वाला कितना है, 16 है,
तो 15 यहां था तो 16 यहां हो जाएगा। कुछ इस तरह से 40 से 50 में हम आ जाएंगे। 50 से 60 वाला कितना है, 6 है, तो यहाँ पे है, यानी यहां से यहां तक हम आ जाएंगे। ठीक है, तो बस सिंपल सा काम करना था जो आपके सामने बन गया है दोस्तों। इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें आपका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद हम लोग लास्ट पेपर डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद हम लोग अपना पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट कर लेंगे और साथ में ही मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। सो उसके लिए तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर, गुड बाय।